से मिलने पहुंचे अमित शाह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी साथ में मौजूद रहे। तो बता दें, पीएम मोदी के साथ दोनों नेताओं की ये चर्चा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी मौजूदगी रही। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं आपको बता दें, अमित शाह पहुंचे हैं पीएम मोदी से मिलने, और इस मुलाकात में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। पीएम मोदी के साथ दोनों नेताओं की ये चर्चा। और आपको बता दें कि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन उससे पहले अमित शाह, जिन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे हैं, और देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा भी साथ में मौजूद हैं। तो एक महत्वपूर्ण मुलाकात है, ये खास मुलाकात है। अमित शाह पीएम मोदी से मिलने पहुंचे, ये तस्वीरें आप देखिए जब काफिला पहुंचता है, और उसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं। तो पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। और बता दें आपको कि कल यानी कि 9 जून को शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, जब नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। उससे पहले ये बेहद खास मुलाकात है। और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ दिल्ली से अमृत तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमृत, क्या जानकारी है आखिर इस बैठक के, इस चर्चा के क्या कुछ मायने निकाले जाएं? ऋतु, यह बैठक बहुत ही अहम है, खास है, क्योंकि जो 3 दौर की बातचीत हुई है पोर्टफोलियो को लेकर के, अब जो है जेपी नड्डा और अमित शाह ये पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। इसको लेकर के फाइनल मुहूर्त जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है उन पोर्टफोलियो पे लगाएंगे कि किसके हिस्से में कौन सा मंत्रालय दिया जाए। बातचीत के तमाम दौर वो पूरे हो चुके हैं। अब वो फाइनल लिस्ट की बात है कि उस पर क्या किया जाए, किसको कहाँ मंत्रालय किसको आवंटित कितना किया जाए, वो सारी चीजों पर कौन कौन से चेहरे हैं, वो सारे नाम पहले से तय हो चुके हैं। और जो हमें जानकारी मिल रही है उन नामों को लेकर के फाइनलिटी क्या होनी चाहिए, वो जो चर्चा है वो यहाँ प्रधानमंत्री मोदी से की जा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ही वो उन सब चीजों पे जब वो आखिरी मुहर लगा देंगे। कुछ हो सकता है ये भी कहा जा रहा है कि सहयोगी दलों की तरफ से कुछ जो है कुछ डिमांड्स जो हैं जिनको लेकर के बीजेपी उनको पूरा नहीं करना चाहती है, लेकिन वो उस पर अडिग है, उसको लेकर भी ये चर्चा है। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी निजी तौर पे बात करेंगे उसको लेकर के। इन सारे जो 2 मसले मैं बता रहा हूँ, इसी पे जो है ये बातचीत का आधार है वो केंद्रित है। और इसके बाद जो है वो तय हो जाएगा कि कौन कौन से जो है नेता जो है वो मंत्री बनने जा रहे हैं, कौन कौन से सांसदों को मंत्री पद दिया जाएगा। स्थिति जल्द ही साफ होगी अमृत। लेकिन इससे पहले देखिए, कई तरह के समीकरणों पर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो सिर्फ बीजेपी ने ही तमाम सीटें हासिल की हैं, लेकिन अन्य राज्य जहां एनडीए के जो दल हैं उन दलों ने सीटें हासिल की है। क्या लगता है, अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, कितने फीसदी सीट लगभग, कितने फीसदी मंत्री पद लगभग वहां पर जा सकते हैं अमृत? जी देखिए, दक्षिण भारत की बात करेंगी तो जो आंध्र प्रदेश है, जहां पे सहयोगियों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी ले, जिसमें से जनसेना भी उसमें एक प्रमुख जो है इनके घटक दल हैं टीडीपी के अलावा। तो टीडीपी को जहां तक मंत्री पद देने की बात है, उसकी फॉर्मूले पे बात चल ही रही है कि उनको दिया जाए कम से कम जो है कैबिनेट और 2 एमओएस दिया जाए। और इसके अलावा जनसेना के खाते में भी एक जो है मंत्रालय देने की बात है। तो ये आंध्र प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। इसी तरह से देखेंगे तो एक सिंबॉलिक तौर पे भी जो है जो तेलंगाना भी है, और उसके अलावा केरल में भी जो है एक सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन क्या इनमें से किसी को मंत्रालय दिया जाएगा, वो उसकी जो है अभी पुष्टि नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो मंत्रालय का जो बड़ा चंक है वो जो है बिहार के खाते में जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वहां पे जो जातिगत राजनीति का जो समीकरण है उसको कहीं ना कहीं साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है। और इन दो जो बिल्कुल अब देखना होगा अमृत, क्योंकि देखिए तमाम जो बैठकें चल रही हैं, लगातार हो रही मीटिंग, और इसके साथ ही समीकरणों को साधने की कोशिश में किस तरह का होगा मंत्रिमंडल, और किस राज्य में कहां से कितने सांसदों को मंत्री पद दिया जाएगा, ये भी देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया अमृत आपका तमाम जानकारी के लिए। और इधर 11 जून को वाराणसी जा सकते हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे। तो बता दें 9 जून को होगा शपथ ग्रहण समारोह, और उसके बाद 11 जून को वाराणसी जा सकते हैं पीएम मोदी। 11 जून को वाराणसी पहुंच सकते हैं, जहां मंदिरों में पूजा अर्चना की जाएगी। तो बता दें वाराणसी लोकसभा सीट जहां से पीएम मोदी सांसद चुने गए हैं लगातार तीसरी बार, और अब तीसरी बार पीएम पद की शपथ भी लेने वाले हैं। उसके बाद 11 जून को वाराणसी जा सकते हैं और 11 जून को मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे।
और शपथ ग्रहण से पहले कल राजघाट जाएंगे पीएम मोदी। तो कल राजघाट जाने वाले हैं पीएम मोदी। शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन उसके पहले पीएम मोदी राजघाट जाएंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। शाम 7:15 पर पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन उसके पहले राजघाट जाएंगे। बता दें 11 जून को जहां वाराणसी जा सकते हैं पीएम मोदी, तो वहीं कल शपथ ग्रहण से पहले राजघाट जाएंगे। तो कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और आपको बता दें शपथ ग्रहण समारोह में जहां तमाम सांसद तो मौजूद रहेंगे ही, इसके साथ ही साथ अन्य देशों के भी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बेहद खास होगा शपथ ग्रहण समारोह, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे और उससे पहले कल राजघाट जाएंगे पीएम मोदी। लगातार तस्वीरें भी आपको दिखाएगा विस्तार न्यूज, राजघाट की भी तस्वीरें दिखाएंगे। क्या कुछ रहेगा पीएम मोदी का कार्यक्रम वो भी आपको दिखाएंगे और शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इसके साथ ही आपको बता दें दिल्ली में जेपी नड्डा के बंगले पर जुटेंगे एनडीए सांसद। नड्डा ने सभी सांसदों को भोजन पर बुलाया है। तो जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके बंगले पर एनडीए के सभी सांसद जुटेंगे। जेपी नड्डा ने सभी एनडीए के सांसदों को भोजन पर बुलाया है। तो जेपी नड्डा के बंगले पर सभी एनडीए के सांसदों का जमावड़ा लगेगा। बता दें आपको सभी सांसदों को नड्डा ने भोजन पर बुलाया है और सभी एनडीए के सांसद शामिल होंगे, एकजुट होंगे और एनडीए के सभी सांसद दिल्ली में जेपी नड्डा के बंगले पर जुटेंगे। तो सभी सांसदों को भोजन पर बुलाया गया है और आपको बता दें कि शपथ ग्रहण से पहले देखिए जहां एक और बैठकें चल रही हैं, लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, तैयारियां भी लगातार जारी हैं और इसी बीच सभी सांसदों को जेपी नड्डा ने भोजन पर बुलाया है। तो दिल्ली में जेपी नड्डा के बंगले पर सभी सांसद जुटेंगे और इन सभी एनडीए के सांसदों को भोजन का न्योता दिया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हार की नैतिक जिम्मेदारी ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। जीतू पटवारी हार की नैतिक जिम्मेदारी ले सकते हैं, इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं जीतू पटवारी। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। बता दें पीसीसी चीफ है जीतू पटवारी, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हुई है। ऐसे में बड़ी खबर सामने आ रही है, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हार की नैतिक जिम्मेदारी ले सकते हैं और इस्तीफे की पेशकश भी कर सकते हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक होने जा रही है जिसमें इस्तीफा सौंपा जा सकता है। इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं जीतू पटवारी। बता दें कि जीतू पटवारी, जिन्हें कुछ ही महीनों पहले पीसीसी चीफ बनाया गया और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हुई, आज सीडब्ल्यूसी की एक बड़ी बैठक रखी गई है जिसमें मंथन किया जा रहा है और बैठक को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि इस बैठक में जीतू पटवारी हार की नैतिक जिम्मेदारी ले सकते हैं और इस्तीफे की पेशकश भी कर सकते हैं। और इसी खबर पर हम और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता विवेक पांडे और दिल्ली से अनमोल तिवारी जुड़ गए हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख करेंगे। विवेक, हलचल तेज है, जीतू पटवारी इस्तीफा सौंप सकते हैं, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल ऋतु, सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू हो चुकी है और ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जैसे ही मध्य प्रदेश में परिणाम सामने आए थे, जीतू पटवारी ने कहा था कि इस हार की वो पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक इसी जिम्मेदारी के तहत वो इस्तीफा भी हाईकमान को दे सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को जीतू पटवारी इस्तीफा दे सकते हैं और इस पूरी सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो अंदर खाली की खबर ये आ रही है कि जीतू पटवारी ने इस्तीफा देने की पेशकश की है। हालांकि इस्तीफा जीतू पटवारी देंगे तो ये विवेक का अधिकार होगा मल्लिकार्जुन खड़गे का कि वो इस्तीफा स्वीकार करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि जीतू पटवारी सेकंड लेवल की लीडरशिप की तौर पे जाने जाते हैं मध्य प्रदेश में। जो पहले लेवल का लीडरशिप था वो लगभग खत्म ही हो गया इस चुनाव के बाद, तो सेकंड लीडरशिप को तैयार करने के लिए जीतू पटवारी को एक मौका और दिया जा सकता है। जीतू पटवारी भले ही इस्तीफा देंगे लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। जीतू पटवारी ये कह चुके हैं कि वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं इस पूरी हार को लेकर, लेकिन जहां तक बात है कि इस्तीफा स्वीकार करने की, इस पर हाईकमान जरूर फैसला करेगा कि अभी
जीतू पटवारी के पास लंबा समय है, कई राज्यों में चुनाव है और मध्य प्रदेश में अगले 5 साल बाद चुनाव है। तो ऐसे में कांग्रेस को ए से लेकर जेड तक पूरी फौज तैयार की जाए। जब कांग्रेस में उनको जिम्मेदारी दी गई तब हार का समीकरण था और लोकसभा में भी जब 29 की 29 सीटें जीती है, तो ऐसे में कांग्रेस को रिफॉर्म करने की जरूरत है। अगर जीतू पटवारी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा या जीतू पटवारी इस्तीफा देते हैं तो हाईकमान उनको स्टैंड बाय पर रख देगा कि अभी आप अध्यक्ष पद पर बने रहिए। तो ऐसे में जीतू पटवारी के पास ये मौका रहेगा और ये 5 साल, क्योंकि जीतू पटवारी युवा चेहरे के तौर पर मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, बैठक लगातार जारी। अब देखना होगा कि क्या इस्तीफा सौंपा जाएगा। सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, हमारे सहयोगी अनमोल बने हुए हैं। अनमोल, बैठक शुरू हो चुकी है और चर्चाएं तेज हैं कि जीतू पटवारी अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, नैतिक जिम्मेदारी हार की ले सकते हैं। क्या लगता है छत्तीसगढ़ को लेकर, क्या दीपक बैच को लेकर भी इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं? देखिए रितु, बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस को हार मिली है, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तो ये अटकलें हैं कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। यहाँ भी इस तरीके की बातें जो है चल रही है। हालांकि अभी देखिए इस पर क्या कुछ निर्णय आता है, क्या कुछ निकल कर आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये सही बात है कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जो है कांग्रेस हार गई है। जीतू पटवारी को कुछ ही दिन पहले जो है अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया था। ठीक इसी तरह छत्तीसगढ़ का भी कुछ यही हाल है। दीपक बैज एक बहुत ही यंग लीडर हैं, बस्तर के सांसद थे और उस समय जो है इन्हें सौंपा गया था अध्यक्ष पद और काफ़ी उम्मीदें थी कि एक यंग नेता हैं, युवाओं के बीच जाएंगे और कांग्रेस की थोड़ी स्थिति जो है उसमें सुधार आएगी। लेकिन जब हमने नतीजे देखे लोकसभा के, तो कांग्रेस को बहुत ही करारी हार का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में 10 सीटें कांग्रेस हार गई, सिर्फ 1 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें। तो अब ये जो बैठक हो रही है रितु, ये सिर्फ बैठक इस निष्कर्ष के लिए नहीं है कि हमने क्या किया और हार की समीक्षा सिर्फ के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले जो चुनाव है, दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी नगरीय निकाय चुनाव भी है। तो इसको लेकर के भी देखिए यहाँ पर निर्णय लिए जाएंगे कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। कांग्रेस पार्टी के जो भी वर्तमान अध्यक्ष है, चाहे छत्तीसगढ़ के दीपक बैज हो, मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी हो, इन्हें बने रहना है या नहीं पद पर। अगर ये इस्तीफा सौंपते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे इसे स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारी निर्णय अध्यक्ष के पद पे जो बैठे हैं उनके ऊपर है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव भी होना है दोनों प्रदेशों में। इस्तीफा सौंपा जाएगा, नहीं सौंपा जाएगा, और अगर इस्तीफा सौंपा जाता है तो क्या ये इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देखेंगे। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, आगे भी तस्वीरें पहुंचाते रहेगा। लेकिन ये भी बताइएगा कि CWC की बैठक चूंकि शुरू हो चुकी है, कौन कौन शामिल हुआ है, क्या अपडेट आपके पास है बैठक को लेकर, क्या चर्चा हो रही है अनमोल? देखिए रितु, बहुत बड़ी बैठक है और कांग्रेस जो है चुनाव नतीजे आने के बाद ये कांग्रेस की पहली ऐसी बैठक है जिसमें सिर्फ कांग्रेस के नेता ही शामिल है। क्योंकि हमने देखा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर एक बैठक हुई थी, उसमें इंडिया गठबंधन के दल के जितने प्रमुख थे वो शामिल हुए थे। लेकिन ये पहली दफ़ा है नतीजे आने के बाद जब इतनी बड़ी बैठक हो रही है और इसमें तमाम दिग्गज नेता शामिल हैं। चाहे हम कांग्रेस नेतृत्व की बात करें, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, या फिर जो कांग्रेस के अलग अलग जो वर्ग है, महिला अध्यक्ष अलका लांबा भी इसमें है, यूथ कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं। तो जितने भी कांग्रेस के जो विंग है उसके भी अध्यक्ष जो है इसके अंदर है। इसके अलावा अलग अलग प्रदेशों के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने चुनाव हार गए, जैसे दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से आते हैं, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा, वो भी इस बैठक में शामिल है। मध्य प्रदेश से माफ़ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, और उन्हें भी राजनांदगांव से चुनावी मैदान में उतारा गया था, वो भी हार चुके हैं। और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जैसे MP से जीतू पटवारी हमारे यहाँ, छत्तीसगढ़ से जो है दीपक बैज है, तो ये तमाम नेता जो है अंदर में हैं। इसके अलावा अभी कुछ ही देर पहले सिद्धारमैया भी पहुंचे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। तो परफॉर्मेंस पे बात की जा रही है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी जो ये 99 सीटें आई है, अनमोल, और चर्चा की जा रही है इस बात पर कि आखिर हार की वजह क्या है। और जैसा कि तस्वीरें और चर्चाएं भी तेज हैं कि जिम्मेदारी तो देखिए लेनी पड़ेगी। फिलहाल अनमोल, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और इसके साथ ही विवेक, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो CWC की बैठक जारी है और इस बैठक में शामिल होने पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल ने बैठक के शुरू होने से पहले क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। भाई, ये तो संसदीय दल का विशेषाधिकार है, वो लोग तय करेंगे और उम्मीद करना चाहिए वो बने। देखो, नायडू जी को जानते हैं, नीतीश जी को जानते हैं और जो मोदी को जानते हैं, तीनों को जो जानते समझते हैं, तो उसके बाद तो स्थिति यही है कि 6 महीने बाद चुनाव हो।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का आमंत्रण पत्र आपको दिखाते हैं। तो कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। शाम 7:15 पर शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी पीएम पद की। और विस्तार न्यूज पर देखिए एक्सक्लूसिव शपथ ग्रहण समारोह का आमंत्रण पत्र। ये आमंत्रण पत्र है जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वालों को दिया जा रहा है। और आपको बता दें शपथ ग्रहण समारोह जो कि कल यानी कि 9 जून को होगा। कल 9 जून को शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और उसके पहले आपको विस्तार न्यूज दिखा रहा है और शपथ ग्रहण समारोह का ये आमंत्रण पत्र देखिए जो उन लोगों को दिया जा रहा है, उन वीवीआईपीओ को दिया जा रहा है जो कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि देश के अलावा अन्य देशों के भी वरिष्ठ नेता इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। 2014, 2019 और उसके बाद अब 2024 के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएगा विस्तार न्यूज। और शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे कल। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि एनडीए सरकार मजबूत है और सभी दलों को मंत्रिमंडल में उचित जगह मिलेगी। देखिए अभी तक तो जब एनडीए की सरकार बनी है तब प्रतिनिधित्व तो मिला है और वो तो मिलता ही है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का अधिकार की बात है और जरूर मिलेगा प्रतिनिधित्व। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। कल एनडीए की बीते दिन जो मीटिंग हुई है यशस्वी प्रधानमंत्री को नामित किया है और जिस उत्साह उमंग के साथ में कल की जोर शोर से तैयारी की जा रही है। कल 9 तारीख भारत के इतिहास का एक नया दिन बनेगा जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार एनडीए के घटक दल के नेता होने के नाते से भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं। और जिस प्रकार का समय चल रहा है भारत को और आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ओडिशा में सरकार बनाने में भूमिका निभाएंगे विश्वास सारंग, आलोक शर्मा, लोकेंद्र पाराशर उड़ीसा पहुंचेंगे। आज शाम उड़ीसा पहुंचेंगे तीनों नेता। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो बता दें ओडिशा में मध्य प्रदेश के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं को। ओडिशा में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता विश्वास सारंग, आलोक शर्मा और लोकेंद्र पाराशर आज शाम ओडिशा पहुंचेंगे और वहां शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और सीधे रुख करेंगे भोपाल से संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, ओडिशा में सरकार बननी है, शपथ ग्रहण समारोह होना है और मध्य प्रदेश के नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल ऋतु, जैसा कि उड़ीसा का मैंडेट आया था, बीजेपी 78 सीटें वहां पे जीती और पहली बार वहां पे सरकार बनाने जा रही है। इसलिए किसी तरीके से कोई चूक ना हो और कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मध्य प्रदेश के 3 नेताओं को उड़ीसा भेजा गया है और शाम तक ये नेता पहुंच भी जाएंगे। और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और भोपाल से नवनिर्वाचित सांसद आलोक शर्मा को भी भेजा गया है। इसके अलावा संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले मध्य प्रदेश के नेता लोकेंद्र पाराशर को भी भेजा है। ये तीनों नेता वहाँ पे स्थानीय प्रबंधन का इंतजाम करेंगे और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ हो जाएगी 9 तारीख को, उसके बाद उड़ीसा में मुख्यमंत्री पद के चयन होगा। उसके बाद वहाँ पे उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के नाम का फैसला होगा। उसके बाद उड़ीसा में भी नए मुख्यमंत्री की शपथ हो जाएगी। तो ऐसे में ये 3 मंत्रियों को मध्य प्रदेश से भेजना ये एक बड़ी बात है और तीनों नेता काफ़ी ज़्यादा अनुभवी है। विश्वास सारंग तो मोहन सरकार में कैबिनेट रहे, इससे पूर्व की सरकार में भी कैबिनेट रहे। भोपाल से आलोक शर्मा को भी भेजा गया है और खास बात है कि लोकेंद्र पाराशर जो संगठन में काफ़ी
काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाले हैं और उनके अनुभव का इसी तरीके से उड़ीसा चुनाव में फ़ायदा लिया जाए, ठीक इसी जी। तरीके से इन तीनों नेताओं को भेजा गया है। शाम तक ये पहुँच के वहाँ पे तमाम तैयारी और समीक्षा और उड़ीसा में जो प्रदेश कार्यकारिणी है उससे मुलाकात करेगी और आगे कौन कौन उस उड़ीसा में क्या मंत्री बन सकते हैं, उन तमाम विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। बिल्कुल जिसमें बिल्कुल हाईकमान को विवेक, रिपोर्ट देखिए भेजी गई है। जिम्मेदारी तो सौंप दी गई है, जिम्मेदारी निभाएंगे भी, और इसके साथ ये भी बताइएगा कि जब उड़ीसा में शपथ ग्रहण समारोह होगा कौन कौन से मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता शामिल होने वाले हैं? देखिए ये बात सही है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ जाएंगे शपथ समारोह में। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी रहेंगे, उत्तर प्रदेश के भी मोहन रहेंगे, छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री जरूर रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष तो बिल्कुल भी रहेंगे, क्योंकि उड़ीसा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ने ही वहाँ पे चुनाव प्रचार किया था। जब छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार खत्म हुए उसके बाद उन्होंने पूरा उड़ीसा में ताकत लगाई थी और ठीक यही माना जा रहा है कि बीजेपी को वहाँ बढ़त मिली, क्योंकि छत्तीसगढ़ से उड़ीसा बॉर्डर एरिया लगता है और छत्तीसगढ़ के तमाम नेताओं ने वहाँ जाके प्रचार किया, रोड शो किए और ठीक यही कारण रहा कि 78 सीटें बीजेपी को बहुत लंबे समय के बाद वहाँ मिली है। तो ये बीजेपी के लिए जश्न की बात है। दूसरी तरफ बीजू जनता दल के लिए भी एक ये निराशा वाली बात है। हालांकि 11 साल पहले उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, तो उसके बाद अकेले नवीन पटनायक वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये पहला मौका होगा कि जब बीजेपी 78 सीट लेकर वहाँ पे बिल्कुल, सरकार और बनाने जा रही देखिए है। जो रिजल्ट है वो सबके सामने, अब देखना होगा विवेक की जो जिम्मेदारी मध्य प्रदेश बीजेपी के 3 नेताओं को सौंपी गई है, किस तरह से जिम्मेदारी निभाएंगे और क्या कुछ कामकाज वहां पर होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका विवेक जानकारी के लिए।